तो नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आप देख ही चुके होंगे कि हम किस विषय पर आज बात करेंगे। तो आज हम उस व्यक्ति पे बात करेंगे जिसको लगभग पिछले 2 या ढाई महीने से आप किसी न किसी माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसके बारे में आप जान चुके होंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज नीतीश कुमार के बारे में, जो कि बिहार के 9 बार से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके पूरे जीवन काल को हम कवर करेंगे, शुरुआती दौर से लेकर किस प्रकार से वो अपने आप को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश किए, मतलब स्टार्टिंग के के जीवन से, जब वो छात्र पॉलिटिक्स यानी छात्र चुनाव से कैसे कैसे खुद को जयप्रकाश नारायण से लेकर अपने आप को धीरे धीरे बाय द टाइम अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, वीपी सिंह के सरकार में किस तरह से केंद्रीय मंत्री रहे, और फिर उसके बाद किस तरह से बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे बने, और फिर 2005 के बाद से लगातार, यानी किसी की भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी जीते, किसी की भी राजनीतिक दल ज़्यादा सीटें लाएं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को ही देखा गया होगा। तो हम उनके शुरुआती दौर से थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था बख्तियारपुर में, लगभग शायद नालंदा साइड का इलाका है जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद उनकी जो शुरुआती जीवन था, उनके जो पिताजी थे वो शायद आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, एंड उनकी जो माता थी वो गृहिणी थी। उसके बाद इनका पढ़ाई लिखाई हुआ 1970 के करीब, जब ये अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे एनआईटी पटना से। उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पटना या बिहार से कुछ करके था नाम उसका, फिर उसे एनआईटी पटना कर दिया गया। तो वहाँ से वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद उसी वक्त उनको छात्र चुनाव के बारे में जानकारी मिली, और जयप्रकाश नारायण, जो कि छात्र आंदोलन के सबसे बड़े जननायक कहे जाते हैं, जागरूक कहे जाते हैं, जो छात्र छात्र पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई। उस वक्त वो जयप्रकाश नारायण के संरक्षण में आए और ख़ुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उस वक्त उनका नाम बहुत उभर के आया जब छात्र आंदोलन बिहार में हुआ, और कहा जाता है कि बिहार की माटी ऐसी है कि जो एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए जितने सारे आंदोलन हुए हैं उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल बिहार में भी रहा है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आंदोलन चल रहे थे उसमें नीतीश कुमार का नाम उभर कर बाहर आया, और फिर धीरे धीरे खुद को पॉलिटिकली, यानी कि अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने विद्युत विभाग में काम किया कुछ सालों तक। फिर उसके बाद काम को छोड़कर प्रॉपरली, यानी पूरी तरह से अपने आप को पॉलिटिक्स में झोंक दिया, और लगभग 7-8 साल अपने आप को संघर्ष करने के बाद 1977 में उनको हरनौत से उनको विधानसभा की पहली बार टिकट मिली, और वहाँ से हार जाते हैं विधानसभा की सीट। फिर वक्त लगता है 19, और ख़ुद को धीरे धीरे पॉलिटिकली स्टेबल करना, जयप्रकाश नारायण के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के साथ खुद को जोड़े रखना, और फिर धीरे धीरे 1900 वक्त आता है 1985, और उनको फिर उसी सीट से हरनौत से ही लगभग टिकट मिलता है, और वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं और विधानसभा का चुनाव वो जीत कर आते हैं। फिर उसी के चंद 4 साल बाद यानी 1989 में लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा के चुनाव में वहाँ से सांसद बन के आते हैं, और उसी वक्त वो कृषि मंत्री बनते हैं और उसके बाद लगातार वो सांसद रहे हैं। उसके बाद 99 में जो चुनाव हुआ उसमें भी वो सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने रेल मंत्री बना दिया गया। तो इन सब जो 1970 से लेके 90 की और 99 के बीच की घटनाएं थी, उनमें कई बार वो केंद्रीय मंत्री के तौर पे भी रहे। 1990 में यानी कि वीपी सिंह के सरकार में वो एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर रहे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रहे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। फिर यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर के रहे 2000 से 2001 तक, और उसके बाद 2001 से 2004 तक जो आप सबको पता ही है कि वो बिहार के रेलवे मंत्री रहे सेंटर में। और 2004 में जब किशनगंज में ट्रेन हादसा हो जाता है, उसके बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और एक ऐसी कहानी भी बताई जाती है कि शायद बख्तियारपुर की ही है, जब वो बचपन में शायद जाया करते थे पढ़ने अपने विद्यालय में। तो उस वक्त जब वो उनके दोस्तों ने बताया कि एक ऐसा रास्ता है जो उनके घर तक बहुत आसानी से जाता है, जो कि रेलवे पटरी से होकर जाता है। तो जो उनके दोस्त थे वो उस पटरी से क्रॉस करके जाते थे। तो एक बात की बात है कि शायद मालगाड़ी आ रही थी और उनके सारे दोस्त क्रॉस कर गए, और इनकी घटना होते होते बच गई। तो वो कई सारे बचपन की घटनाएं इनके दृश्य पटल पर इस प्रकार से थी कि जैसे ही वो चुनाव जीतने के बाद आए और
सीएम बने या जिस भी केंद्रीय मंत्री में रहे, उस चीज़ों को पूरी करने की पूरी तरह से प्रयास किए। तो कहा जाता है कि बख्तियारपुर में ही उन्होंने पहली बार फुटओवर बनवाए जिस पटरी से वो क्रॉस करके जाते थे। तो इस तरह की घटनाएं दिखाती है कि किस तरह से एक पॉलिटिकली विल होता है खुद को इस्टेब्लिश करना, और एक विकास का भी फैक्टर इनके साथ धीरे धीरे बाय द टाइम जुड़ता रहा। और जब ये केंद्रीय मंत्री 2004 में अपने आप को इस्तीफा दे देते हैं, उससे पहले यानी कि 2000 के करीब ये बिहार के सीएम के तौर पे भी शपथ लेते हैं। लेकिन आश्चर्यचकित की बात यह है कि वो 7 दिनों बाद इस्तीफा देना पड़ जाता है इनको, क्योंकि 2000 में जब ये सीएम बनते हैं तो ये अपनी मेजॉरिटी घोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद इनकी ये सीएम के पद से हट जाते हैं। वक्त आता है, वक्त बीता जाता है, और वक्त आता है 2005, और 2005 में बिहार के विधानसभा का चुनाव होता है। और बाय द टाइम इनका देखा गया है कि मतलब नीतीश कुमार शुरुआती दौर में जो समता पार्टी थी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में जेडीयू के तौर पे बनी, फिर उसके बाद एनडीए में विलय हो गया उनका। समता पार्टी जो थी वो एक तरह से एनडीए के साथ ही वो शुरुआत से ही रही है। बीच में जब वो कृषि मंत्री रहे, ट्रांसपोर्टेशन मंत्री रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही रहे 2001 से लेकर 2004 तक, जब वो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें रेल मंत्री भी रहे। तो इस तरह से वो एनडीए के बहुत करीबी होते गए। फिर वक्त लगता है 2005, और 2005 में बिहार के विधानसभा का चुनाव होने वाला होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाया जाता है, और उस वक्त उनका एक बहुत ही नारा प्रचलन में था, सुशासन की सरकार। उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई जिस जिस प्रकार के कानूनी अपराध हैं उनको हम बंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं बिहार का अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा ना, तो मिड 80s के बाद यानी कि 85 के बाद, 80 और 90 के बाद बिहार में हिंसा इस प्रकार से बढ़ चुकी थी। नक्सलवाद एक बहुत बड़ा दिक्कत हो चुका था बिहार में। नक्सलवाद के बाद जातीय विवाद में बदल चुका था। जो नक्सलवाद था वो जातीय विवाद में बदल चुका था, रणवीर और माले में बदल चुका था। बहराइच की घटना हो गई, बारे में बहुत सारे जो भूमिहार लोगों को मार दिया गया, दलितों की हत्या हो रही थी। उसके बाद बहुत सारी इस तरह से बिहार में जो कि कह सकते हैं आपत्तिजनक चीज़ें हो रही थी। मतलब सरकार जो थी वो मतलब कैपेबल नहीं हो पा रही थी स्टेट में, कह सकते हैं पुलिस वगैरह जो सुशासन बना पाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी बिहार के इमेज को। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि भाई अब सुशासन की सरकार आएगी, और 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ते हैं, और फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं। बिहार के सीएम बनने के बाद उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई, मतलब कि हम कृषि पर फोकस करेंगे। चूँकि वो एक ट्रांसपोर्टेशन मंत्री भी थे, तो उनके द्वारा बिहार में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया गया। उसके बाद लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, लड़कियों को साइकिल देना सरकारी स्कूलों के द्वारा। उसके बाद शिक्षा में भर्ती भी बहुत ज़्यादा चलाया गया उस वक्त, मतलब टीचर्स की भर्ती सरकारी स्कूलों में। उसके बाद विद्युतकरण करना, गांव-गांव शहर शहर में बिजली का पहुंचाना। और उस वक्त 2005 या उसके बाद जब उनकी सरकार आई तो 50% का रिजर्वेशन कर देना वोटिंग के लिए और सीट्स में, मतलब बिहार में कि वोटिंग के लिए, कि महिलाओं का भाई वोटिंग में बढ़ चढ़ कर आने के लिए मोटिवेट करना। और इस तरह से वो बिहार की पॉलिटिक्स में खुद को जान चुके थे कि खुद को अगर इस्टेब्लिश करना है तो विकास का फैक्टर रखना पड़ेगा, और विकास के साथ साथ और भी सारे लोगों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। तो 2005 में एनडीए के गठबंधन के साथ वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर वक्त आता है 2010, यानी 2010 में 5 साल के बाद 2010 में विधानसभा का फिर से चुनाव होता है। और एज इट इज़ 2010 में 2015-5 में जब पहली बार सरकार आई थी, तो उससे पहले 15 साल से लगातार आरजेडी की ही सरकार थी। तो आरजेडी की सरकार लगातार थी, और 15 साल की आरजेडी की सरकार को हराने के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और 2010 में फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं। और विधानसभा चुनाव में 243 में से 206 सीटें एनडीए गठबंधन के द्वारा लाई जाती हैं, और जेडीयू के द्वारा 115 सीटें अकेले लाई जाती हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, और भाजपा के द्वारा 46 सीटें लाई जाती हैं। और इस तरह से गठबंधन करके 2010 में भी नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे बनते हैं। फिर वक्त बीतता जाता है। 2013 में, यानी कि 2014 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, यानी कि भारत में सेंटर में इलेक्शन होने वाले थे। तो उस वक्त 2013 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया नरेंद्र मोदी को, और उस फैसले से नीतीश कुमार नाखुश हुए, और 2014 में 2000 अपने आप को अलग कर लिया भाजपा से। भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग कर लिया खुद को। और 2014 लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है जेडीयू का स्टेट्स में, बिहार स्टेट में, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए
और उन्होंने उनके द्वारा एक नाम दिया गया जीतन राम मांझी को, जो कि 2014 से 2015 तक 1 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, जीतन राम मांझी को। तो 2014 में नाखुश होकर, यानी मोदी जी के चेहरे के नाखुश होकर उन्होंने भाजपा यानी एनडीए को छोड़ा और फिर अपने पद को छोड़कर फिर 1 सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी रहे बिहार के मुख्यमंत्री। फिर 2015 में उन्होंने महागठबंधन यानी कि आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। और फिर 2 साल बाद यानी कि 2017 में फिर से उन्होंने आरजेडी को और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ फिर से आए और अपने सीएम पद के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश किया। मतलब आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आए और 2017 में बिहार के फिर से सीएम बने। और ये फिर 3 साल तक सीएम रहे। 2020 का वक्त आता है, फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होता है और विधानसभा का चुनाव फिर वो एनडीए के साथ गठबंधन के साथ लड़ते हैं। फिर से बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को बनाया जाता है। फिर यानी कि 2 साल बाद एनडीए के साथ रहे 2 साल, फिर मतलब कि 2017 से 2020 तक, फिर 2020 से 2022 तक, और फिर 2022 में एनडीए की गठबंधन को छोड़कर वो महागठबंधन में चले जाते हैं, जिसमें जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस मिलकर फिर इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और उस वक्त वो 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर मनोनीत हुए। 2022 में वो 2 साल तक यानी कि 2022 में गए, फिर 2023 में फिर वो वापस आ जाते हैं। 1 साल बाद वो भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। फिर 2023 से लेकर 2025 तक बिहार के सीएम बनते हैं, 9वीं बार बिहार के सीएम बनते हैं। और उसी के बाद बिहार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ आकर बिहार के सीएम बनते हैं। तो जो इनका राजनीतिक जीवन रहा ना, आप अगर इसके समीकरण पर अगर आप जोर डालेंगे और पाएंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इनका जीवन जो राजनीतिकरण का रहा वो 3 चीज़ों पर बेसिकली मिश्रण रहा है। पहला, इन्होंने देख लिया कि विकास की बातें तो करनी ही करनी है, तभी आप खुद को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दूसरा, इनके दिमाग में यह है कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स को किस तरह से खेलना है। भले ही ये आप उस वक्त की बात थी जब 2017 में जब इन्होंने छोड़ा आरजेडी को, तो उस वक्त लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी केस के अंदर रेलवे के जो केस, मतलब वो था कि ज़मीन दो और नौकरी लो केस में उनको करप्शन के आरोप लगे, तो उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। तो अपने आप को, अपनी छवि को बचा के रखते हुए, और जो एमवाई कॉम्बिनेशन था या पीडीए का कॉम्बिनेशन था लालू का, वो कास्ट पॉलिटिक्स को भी समझते हुए खुद को रखा। पहली चीज़ थी कि भाई उन्होंने खुद को समझा कि भाई विकास की बातें करना, दूसरा कास्ट पॉलिटिक्स करना, और तीसरा ही हैज़ मास्टर्ड द कैपेबिलिटी हाउ टू मेक द अलायंसेस। उन्होंने समय समय पर भले ही किसी की भी पार्टी कितनी भी सीट लाए, लेकिन सीएम के तौर पे वो खुद रहे, चीफ मिनिस्टर के तौर पे नीतीश कुमार ही चेहरा रहे वहाँ के। तो उन्होंने अलायंस महागठबंधन को समझा, गठबंधन को समझा कि भाई किस तरह से गठबंधन बनाना है। तो इन सारी चीज़ों का मिश्रण बनकर नीतीश कुमार हमारे सामने उभरे। और ये एक फैक्ट, मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने का फैक्टर यही नहीं रहा, विकास की भी गतिशील बातें हम कर सकते हैं। किस तरह से उन्होंने महिलाओं को वोटिंग के लिए जागरूक करना, किस तरह से महिलाओं के लिए जो इस गवर्नमेंट उसमें सरकारी स्कूलों में से पैसे देना, मतलब महिलाओं के आज भी बिहार में अगर 10वीं पास करने पे 10,000 रुपये है, 12वीं पास करने पे 25,000 रुपये है, और बीएससी और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये आज भी दिया जाता है। अगर आपको मजाक या झूठ लग रहा हो तो आप गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके, बिहार सरकार की साइट पर जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद बिहार में शराबबंदी करना 2015-16 के बाद, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि बिहार बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे वो सारी चीज़ें मतलब भद्दी होती जा रही थी। महिलाओं का सपोर्ट इस तरह से भी नीतीश कुमार को मिला। इसी बार के ही चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में लगभग 70 से 72% महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, और वो वाला 67% की वोटिंग हुई है बिहार में। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं ने इनको बहुत सपोर्ट किया, नीतीश कुमार को। महिलाओं के लिए बहुत सारे अभी जीविका कुमारी की करके एक चलाया गया, जिसमें 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया कि आप कुछ व्यापार करिए, सिलाई का व्यापार हो गया, कुछ दुकान खोलने का व्यापार, या कुछ किसी भी प्रकार का, या गाय रखने, भैंस रखना, बकरी रखना, इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया उनके सरकार के द्वारा। और कृषि स्तर पर भी बहुत सारे काम किए गए, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री कृषि के तौर पर रह चुके थे। सड़कों की बात करें तो खुद ट्रांसपोर्टेशन मंत्री रह चुके थे वीपी सिंह के समय, तो उसका भी उनके दिमाग में था कि हाँ, बिहार में सड़कों का भी विकास बहुत अच्छे स्तर पर किया गया। फिर उसके बाद रेलवे मंत्री थी। तो बहुत सारी चीज़ें, एक यही पॉलिटिक्स नहीं रहा कि वो किधर जाएं, कभी इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए तो सरकार बना ली। ये सारी चीज़ें एक थी, परंतु विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसके बाद उन्हें
बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा। और बिहार की पूरी पॉलिटिक्स में एक ऐसा व्यक्तित्व तो आपको नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ, जो नीतीश कुमार के ऊपर लांछन लगा दे कि इन्होंने करप्शन किया है। बेदाग इनका चरित्र है, चरित्र मामला मतलब पॉलिटिकल कैरियर। खुद को अलग भी उस वक्त 2017 में किए थे, क्योंकि 2015 में कर लिए थे, 2017 में आरजेडी से अलग कर लिए थे, क्योंकि उनके लालू और उनके परिवार के ऊपर फैमिली पॉलिटिक्स और उसके आरोप लग रहे थे, करप्शन के आरोप लग रहे थे। खुद को कभी फैमिली पॉलिटिक्स में ना ढकेलना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, उनके बेटे को, अपने बेटे को आगे ना बढ़ाना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो नीतीश कुमार को एक इस लेवल पे लाया कि भाई बिहार के लोग चाहे किसी की भी पार्टी जीते, उनके ऊपर भरोसा दिखाया गया और बाय द टाइम विकास की बातें की ही। तो ये रहा एक नीतीश कुमार का क्यूमुलेटेड स्मॉलेस्ट वर्जन, जो कि उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर जो लगभग 50 से 40 सालों के बीच की रही। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके मेरी तरफ से छूट गई होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।